हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जुड़ जाते हैं क्लास 11 के फर्स्ट पेपर के चैप्टर से। जो भी एग्जाम से संबंधित बची हुई तैयारियां हैं वो हो जाए ऑनलाइन के थ्रू तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लो और कर डालो। सब लोग जितने भी कक्षा 11 के बच्चे हैं वो सब इसका नोट्स तैयार कर डालें, सिलेबस को कंप्लीट कर डालें। जो भी बचा हुआ है वो सब ऑनलाइन के रूप में 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो अध्याय स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन घर्षण। फ्रैक्शन, ठीक है। घर्षण से संबंधित बातें करना है तो पहला बात जान लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक के बाद एक पैडल मारते हुए चले जाते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें क्या कि साइकिल को एक बार पैडल मार करके छोड़ दें तो ध्यान देंगे कि कुछ क्षण बाद जो है साइकिल की रफ्तार जो है वो धीमी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। वही काम और करो। क्या कोई झूला झूल रहा है, एक तरफ से पेग मार रहा है, उधर से भी पेग मारा जाता है, एक बार मार करके उसके बाद रुक जाओ। उस क्षण पश्चात देखेंगे क्या कि कुछ धीरे धीरे जो है वो झूला फिर रुक जाएगा। या कोई भी फुटबॉल्स हैं, बॉल्स हैं, कुछ भी है, बातें ऐसी ही निकल के आती हैं कि जब हम बल लगा के छोड़ते हैं तो कुछ क्षण बाद वो रुक जाता है। तो घर्षण बल जो है वो यही काम करता है क्या कि गति को रोकता है। कोई कण गतिशील है तो उसको रोकने के काम करते हैं, और जो रोकने का काम करने वाला बल होता है उसको हम कहते हैं घर्षण बल, फ्रैक्शनल फोर्स। तो क्या कहते हैं परिभाषा के रूप में कि किसी भी गतिशील पिंड की गति का, किसी भी गतिशील पिंड की गति का विरोध करने वाला बल फ्रैक्शनल फोर्स कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। मान लो क्या हुआ है, झूला बना हुआ है, स्थितियां बना देते हैं दो तीन, ठीक है। चल रहा था इधर, क्या कि एक बार पेग मार करके छोड़ दी, चलते 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 एक समय ऐसा आएगा क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर हो गया। मतलब क्यों रुका, तो रुकने का कारण वही रहा कि कोई एक बल कार्य करता है जो इसकी गति को रोकता रहता है, और जो भी बल इस गति को रोकता है उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स, घर्षण बल। ठीक। यह दो प्रकार का होता है। पहला गतिक घर्षण बल, दूसरा स्थैतिक घर्षण बल। क्या गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, तीसरे के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं हम गतिक घर्षण बल को। ध्यान से देखो कि जब साइकिल खड़ी रहती है तब पैडल मारना बहुत ज़्यादा बल लगता है। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज दबाते हैं तब वो चलना शुरू होता है। लेकिन जब चलने लगता है तब भी हमें बल लगाना पड़ता है, तब भी बल लगाना पड़ता है ताकि वो चलता रहे, रुके ना। ठीक है, वो चलता रहे, रुके ना। लेकिन रुकने के लिए बातें क्या निकल के आती हैं, तो हम जब बल लगाते हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, तैसे तैसे क्या हो जाता है कि उस पर बल लगाने का मात्रा जो है वो कम हो जाता है। हम हल्का भी बल लगाएंगे, कम भी बल लगाएंगे तो भी वो चलता ही रहता है, चलते ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि गतिक घर्षण बल जो है वो क्या होता है कि घर्षण बल वह जो उसकी गति के दौरान कार्य करे। जब वो गति कर रहा हो उस समय जो बल उस पर कार्य करे वो घर्षण बल जो है वो कहलाता है आपका गतिक घर्षण बल। मतलब किसी पिंड की गति अवस्था के कारण, गति अवस्था के कारण जो उस पर बल कार्य करता है, घर्षण बल, वो कहलाता है आपका गतिक घर्षण बल। इसलिए प्रदर्शित करते हैं उसे एफ के से। ठीक है, ये एफ के प्रयोगों के आधार पर देखा क्या गया कि मान लेते हैं, कोई थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ये कोई पिंड है, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा ये कोई सरफेस पे रखा होगा, सरफेस के बिना तो घर्षण बल होगा ही नहीं। तो घर्षण बल के लिए एक सरफेस चाहिए। इसका कोई द्रव्यमान मान लो m, तो इसका जो भार होगा वो mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। एक प्रक्रिया बल लग रही होगी जो कि ऊपर की तरफ कार्य करता होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको, थोड़ा सा रिलेट ना करके यहाँ कर लेते हैं। तो जब इस पर बल लगाते हैं जब, तो ये चलने लगता है, और जब चलने लगेगा तो इस दौरान जो बल कार्य करेगा घर्षण बल, वही आपका कहलाता है गतिक घर्षण बल। लेकिन
इसके बारे में जो कहा गया वो ये होता है, ध्यान देना। जब बल हम लगाते हैं तो रोकने वाला बल का दिशा क्या होगा, हम बल लगाए खींचने लगे उधर तो इधर भी खींचिए, जो बल होगा वो घर्षण बल। घर्षण बल की बात कर लें, बल की बात कर लें तो क्या होगा, वो विपरीत दिशा में होगा, जिस पर हम बल लगाएंगे उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। भाई उधर खींचा जा रहा है रोकेगा कौन, इधर। भाई हम धक्का लगाएंगे उधर तो रोकेगा कौन, इस तरफ जो लगाएगा, ठीक है। तो ये जो वापस लगाने वाला बल है वो आपका क्या रहता है, घर्षण बल। तो यक्के के बारे में बात बताया गया प्रयोगों के आधार पर। तो वो क्या, यक्के जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है रिजल्टेंट नॉर्मल, ठीक है। तो अभिलंब प्रक्रिया बल यन के, ठीक है, कहीं कहीं पर आर ही किया गया है, इंटर लेवल में आर ही मिला है तो आर ही लिख देते हैं, ठीक है। आर मिला तो आर लिख देते हैं, आर के। और इसी को कहते हैं यफ के बराबर नियतांक लाते हैं म्यू के और आर। जहाँ लिखेंगे आर अभिलंब प्रक्रिया बल है, अभिलंब प्रक्रिया बल, म्यू के गतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। आर जो है वो अभिलंब प्रक्रिया बल है और म्यू के जो है वो गतिक घर्षण गुणांक है, ठीक। इस प्रकार से निकल दिया जाता है। मात्रा ले लें तो इसका मात्रा न्यूटन ही होता है, जो बल का मात्रा होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही हो जाएगा, मात्रा सेम रहेगा। तो ये बात निकल के आती है। क्या होगा, भार शिकार करेगा बल, जब मूत्र लगाएंगे तो ये बल रोकने का कोशिश करेगा, जिसका तरह से क्या होगा, लगाएंगे बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। प्रक्रिया जो है ऊपर की तरफ कार्य करेगा, जो इसकी स्थिति को कंट्रोल करेगा, व्यवस्थित करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर ये नीचे और बल जो लगाया और ये पीछे, तो ये जाता है आपका गतिक घर्षण बल, ठीक। एक बार करते हैं परिभाषा क्या होते हैं कि किसी भी कण की गति अवस्था के दौरान उसके तलों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं यक्के से, इसका मात्रक न्यूटन होता है। यक्के जो होता है वो अभिलंब प्रक्रिया के आर के अनुक्रमानुपाती होता है, या एफ के बराबर हो जाता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आते हैं, तो म्यू के आर, और यहाँ से आर क्या है, अभिलंब प्रक्रिया बल, और म्यू के क्या है, गतिक घर्षण नियतांक। दूसरा परिभाषा हमने बताया क्या, हाँ एक बात इस पे नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना। क्या, ये जो गतिक घर्षण की बात होती है, गतिक घर्षण बल, ये नियत रहता है, नियत रहता है मतलब बदलता नहीं है। नियत रहता है का मतलब बदलता नहीं है, बदलेगा वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा बात करते हैं क्या, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अस्थैतिक घर्षण ये क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, अस्थैतिक मतलब गतिशीलता शुरू नहीं हुआ है। मतलब जब हम साइकिल पर पैडल पर बल लगा रहे हैं लेकिन साइकिल चली नहीं है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि किसी भी पिंड की या किसी भी कण की स्थिर अवस्था के दौरान, किसी भी कण की या पिंड की बातें क्या हो, स्थिर हो, वो चल ना रहा हो, तो किसी भी कण या पिंड की स्थिर अवस्था के दौरान उसके समांतर तलों के बीच, उसके स्पर्श के समांतर जहाँ पे कांटेक्ट में हो दो पिंड, उनके संपर्क तलों के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं हम अस्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। अस्थैतिक घर्षण बल फिर से सुन लेना, क्या कहते हैं कि किसी भी पिंड की समांतर तलों के बीच, किसी भी पिंड की या किसी भी कण की स्पर्श के कांटेक्ट के समांतर कार्य करने वाले घर्षण बल को अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। लेकिन कण की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो स्थिर अवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम अस्थैतिक घर्षण बल। इसकी जो असली बात होती है, बातें क्या होती हैं इसकी, ये परिवर्तनशील रहता है, ये नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता अर्थात बदलता रहता है। नियत नहीं रहता अर्थात बदलता रहता है, हमेशा परिवर्तनशील मिलता रहता है, ठीक है। बदलता रहेगा भाई, नियत नहीं रहेगा, वो इससे नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। तो जो हम कहते हैं अस्थैतिक घर्षण बल, जो कि नियत नहीं रहता, बदलता रहता है। अब ये बदलने का केस क्या है उसको हम समझाते हैं, ध्यान से देखना। यही होगा सर, केवल यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्या करेंगे, मान लो ये स्थिर अवस्था में है, तो हमने थोड़ा सा बल लगाया, थोड़ा सा बल लगा के खींचना चाहा, लेकिन जो बातें हैं वो क्या, इतना ज़्यादा बल हमने नहीं लगाया कि पिन चल सके, तो क्या होगा भाई, वो स्थिर रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, हमने कुछ बल लगाया नहीं, तो उस हिसाब से इसके विपरीत घर्षण बल कार्य करेगा। अगर नहीं कार्य कर रहा होता तो तुरंत खींच जाता। पता नहीं, ये व्हील पे रखा रहता है, ट्रक बहुत सारे भारी भारी सामान रखे रहते हैं, व्हील्स पर छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, और हल्का सा खींचो तो चल रहता है। जैसे आपका ट्रे बॉक्स, ट्रे अटैची बहुत सारे आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं, हैंडल लगा होता है, पहिया निकल जाता है, आराम से खींचते चले जाते हैं, तो हल्का सा भी बल लगाते चले जाता है, लेकिन घर्षण बल कार्य करता है। उस समय व्हील रख कम करता है, लेकिन यहाँ पे जब घर्षण बल कार्य करने लगता है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा। अब जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तैसे तैसे इसका मान, रोकने वाले बल का मान बढ़ेगा, प्रतिक्रिया के बराबर बढ़ते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कंडीशन ऐसा आएगा जब ये चलना चाहेगा लेकिन चल नहीं सकता, ठीक है। उसको कहते हैं हम अधिकतम मान, अस्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। पीछे देखो एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। क्या, थोड़ा सा बल लगाया तो ये बल लगाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा और बढ़ाएगा, बढ़ाते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पिंड चलना चाहेगा, चलने से पहले एक घर्षण बल कार्य करता है स्थिर अवस्था के दौरान, उसको कहते हैं अस्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान।
ठीक है। और उसके बाद अगर हम बल थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कण चलना शुरू हो जाएगा। उस अधिकतम मान को हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। ठीक है। लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, सीमांत घर्षण बल क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, ठीक है, कितना अधिक हो सकता है उस बॉडी पर, उस पिंड पर कि उसके बाद वो चलने लगेगा। उससे ज्यादा अगर लगा तो वो कण चलने लगेगा। तो क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, वह अधिकतम मान जो कण को चलने के लिए आवश्यक होता है, उससे ज्यादा बल लगने पर कण गतिशील हो जाता है, चलने लगता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। जनरली परिभाषा जो लिखा जाता था, मात्रा जो लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एफएस और प्रदर्शित करते हैं स्थैतिक घर्षण बल को। लेकिन बातें जो निकलती हैं इसके बारे में वो परिवर्तनशील होता है, 0 से बड़ा बराबर भी हो सकता है और गतिक से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या निकल के आती हैं कि इसको ना लिख करके सीमांत को लिख देते हैं एफ एस, और ये जो है वो बराबर होता है क्या, विलंब प्रक्रिया आर के, या एफ एस बराबर म्यू एस आर, एफ एस बराबर म्यू एस आर। और म्यू एस का मान जो है यहाँ पे प्रयोग का निकल गया, जहाँ लिखते हैं क्या, जहाँ म्यू एस बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक और आर अविलंब प्रक्रिया बल। ठीक है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक और आर अविलंब प्रक्रिया बल, ये दोनों निकल के आगे बात खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लीजिए। सीमांत घर्षण बल के नियम है, सीमांत घर्षण बल के नियम। तो क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल के नियम निम्नलिखित है। नंबर 1, पहला क्या है कि आप दो जो सतहें हैं, एक आपका पिंड वाला, एक दूसरा सरफेस, दो सतहों की प्रकृति, उन सतहों की प्रकृति कैसी है, अर्थात खुरदरेपन, प्रकृति और खुरदरेपन इन दोनों पर निर्भर करता है। कैसे सुनना, क्या कि किसी भी पदार्थ की के लिए सीमांत घर्षण बल उस पदार्थ की किसी भी संपर्क में रखे दो पदार्थों की प्रकृति तथा खुरदरेपन पर सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है। जबकि वही कहा जाता है पदार्थ के क्षेत्रफल या आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है, इस पे करता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, पहला पॉइंट कहा गया कि सीमांत घर्षण बल उसकी प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति तथा उसके खुरदरेपन पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी पॉइंट बताया गया कि उसके क्षेत्रफल और उसके आकार पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, अब ये घर्षण बल जो है वो कैसे कार्य करता है, तो संपर्क में रखे, दूसरा पॉइंट, संपर्क में रखे पदार्थों के तलों के स्पर्श रेखीय कार्य करता है। संपर्क में रखे पदार्थों के स्पर्श रेखीय कार्य करता है, मतलब इसके स्पर्श रेखा में कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी पदार्थ रखा गया है उसका जो उपयुक्त तल होगा उसी के समांतर कार्य करेंगे। कौन कार्य करेगा, ये आपका सीमांत घर्षण बल। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट जो बताता है वो वही उसकी परिभाषा जो है क्या, कि सीमांत घर्षण बल जो है, सीमांत घर्षण बल जो है वो अविलंब प्रक्रिया के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। सीमांत घर्षण बल जो है वो अविलंब प्रक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं क्या, या फिर असंक्रमानुपाती। ये तीसरा पॉइंट फिर सुन लो। पहला तो पदार्थ संपर्क में, सीमांत घर्षण बल संपर्क में रखे तलों के प्रकृति तथा खुरदरेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क में रखे पदार्थ की प्रकृति तथा खुरदरेपन पर निर्भर करता है तथा उसके आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, संपर्क में रखे पदार्थों की प्रकृति, दूसरा पॉइंट क्या था, जो संयुग्मन कार्य करता है, सीमांत घर्षण बल जो कार्य करता है वो स्पर्श रेखीय होता है। जो भी पदार्थ रखे गए हैं वो भी आपके दोनों पदार्थों के स्पर्श रेखीय कार्य करता है। तीसरा बात का कहा गया, सीमांत घर्षण बल जो है अविलंब प्रक्रिया के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। एक बात और, घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है, तो घर्षण कोण के बारे में बात करें यहाँ से ये, और घर्षण बल जो कार्य करेगा वो इस तरफ, और इसको हम मिला दें अगर तो ये कोण बनेगा ठीक ठाक, और इसको जो बनेगा वो आपका एफ एस, ये आपका आर। ठीक है, तो यहाँ से कोण के बारे में बात करता है तो क्या कहता है कि किसी भी गति के लिए, किसी भी गति के लिए या घर्षण गति के दौरान पिंड के स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा अविलंब प्रक्रिया का अनुपात
पिंड की स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा अवलंब प्रक्रिया का अनुपात जो है वो कहलाता है घर्षण कोण। इसको निकालने के लिए क्या कहते हैं, थीटा बराबर यहाँ से निकालो tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा आधा लंब बटे आधा तो एफ एस बटे आर। थीटा जो है वो स्थैतिक के लिए लिया जा रहा है, एफ एस लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा एस ले देते हैं। यहाँ से एफ एस बराबर अभी हमने कहा क्या होता है भाई, ये होता है म्यू एस आर। यहाँ से रखेंगे तो tan थीटा एस बराबर आ जाएगा म्यू एस आर बटे आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा एस बराबर म्यू एस, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाता है आपके घर्षण कोण। बातें इतनी स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के प्रकार गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। उसके बाद फिर आता है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल के नियम क्या है, 4 नियम बताएंगे। ठीक, उसके बाद फिर आता है आपका घर्षण कोण। घर्षण कोण के बारे में ये बातें हैं। फिर से देख लो ये टेबल, अरे भाई ये तो था, क्या करते हैं देख लो, इस डायरेक्शन में भाई लगा क्या, एफ एस घर्षण बल, हमने बल लगाया था अंदर, उसके बारे में छोड़ देते हैं। अगली प्रक्रिया क्या लगेगी ऊपर, तो ऐसे इधर, तो यहाँ से ये बल का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी बीच की कोण जो हम थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से निकल के आ जाता है। tan थीटा बराबर लगाएंगे तो एफ एस बटे आर, और एफ एस बराबर क्या है, एफ एस बराबर म्यू एस आर और tan थीटा बराबर म्यू एस बटे आर। यहाँ से कैसे हो जाएगा, म्यू एस बराबर। ठीक, सारे क्वेश्चन हम अगले प्राप्त कराएंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं घर्षण बल से संबंधित। पहला हम क्वेश्चन करते हैं गतिक घर्षण से। इसके लिए मान लेते हैं कि एक कोई पिंड है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक कोई पिंड है 4 किलोग्राम का, जो कि एक क्षैतिज बल पर चल रही है। इस पे क्या करते हैं हम, 10 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो ज्ञात करना है क्या क्या, ज्ञात कीजिए पहला घर्षण बल, दूसरा त्वरण, कार्यरत त्वरण कितना होगा ज्ञात करना है। एक कंडीशन और दे रहा है, म्यू की का मान जो है वो 0.2 है। इस पिंड के लिए क्या बातें होंगी, एक इसका भार एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा, एक इसका प्रक्रिया बल आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा, जो इन दोनों को बैलेंस करेगा। तो पहला पॉइंट निकाल लेते हैं। घर्षण बल के लिए दिया हुआ है क्या भाई, एफ के बराबर क्या होता है फार्मूला, म्यू के आर। एफ म्यू के कितना दिया हुआ है 0.2, आर बराबर होता है एम जी, आर बराबर एम जी। तो यहाँ से एम जी कर लेते हैं, एम जी का एम का मान है 4 और जी का मान है 10। 10 का गुणा करेंगे 2 2 चौके 8 न्यूटन। दूसरा, अब देखते हैं कि अब गतिक घर्षण बल जो लगना है वो 8 न्यूटन का लग रहा है भाई, किधर इधर लगेगा, कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। और ये खींचने वाला बल है 10 न्यूटन। तो क्या कर चलेगा, जी हाँ बिल्कुल चलेगा, ज़्यादा बल लगा रहे हैं खींच रहे हैं और कम घर्षण बल है तो चलेगा। तो उसके लिए हम कार्यरत त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, बल, ये त्वरण बराबर मान ली त्वरण, तो बल का अंतर जो है वो कितना हो रहा है 10 - 8 बराबर यम एम द्रव्यमान और गुणे त्वरण ए है। ए का मान निकाल लो तो 10 में से 8 गया तो 2/4, इसका मान हो जाएगा 1/2 या 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन क्या था पहले तो समझ लेते हैं। क्या भाई, एक पिंड है, एक बॉडी का दिया गया 4 किलोग्राम का है और उस पर हम 10 न्यूटन का बल लगा के खींच रहे हैं। जो स्पर्श के बीच में जो कार्य कर रहा है, जो स्पर्श रेखीय घर्षण बल है, उसके लिए नियतांक जो है गुणांक जो है वो 0.2 है, गतिक घर्षण गुणांक। ठीक, तो क्या करेगा, एम जी जो है नीचे की तरफ कार्य करेगा और उसके बाद जब खींचा जा रहा है तो पीछे की तरफ घर्षण कार्य करेगा। अगर क्रिया होगी तो सबके बारे में बात किया गया, तो पहले घर्षण बल निकला गया, फार्मूला ये होता है, इसको सॉल्व किया 8 न्यूटन आया। घर्षण बल जो कार्य कर रहा है दोनों सतहों के बीच वो 8 न्यूटन का। देखो ये तब निकलेगा त्वरण जब कण गति रूप में होगा। तो गति रूप में क्या भाई, खींचा जा रहा है, ये बल कम लग रहा है घर्षण बल, ये बल ज्यादा लग रहा है, तो गति रूप में रहेगा ही, तो गति रूप में रहेगा तो घर्षण बल ये त्वरण आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 किलोग्राम का ही पिंड है, लेकिन आपकी बात जो बल लगा रहे हैं हम 10√2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और जो कि 36 से कोण पर लग रहा है 45 अंश। ठीक है, तो इसके लिए बातें नहीं होगी। क्या अवलंब प्रक्रिया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ अब हम 4G लिख दे रहे हैं, ये हमको 4G कर ले रहे हैं और ये कार्य करेगा। तो क्या क्या यहाँ क्या करना है, तो पहला पॉइंट ये दूसरा कर देता हूँ, ये तीसरा कर देता हूँ। पहला पॉइंट अवलंब प्रक्रिया। अवलंब प्रक्रिया ये क्या कर लेते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पे 2 घटक निकाल लेते हैं। कौन सा, ये घटक ये कितना जाएगा भाई, क्षैतिज घटक है, तो 10√2 cos थीटा, तो 10√2 और cos 45 का समान 1/2, 1/2 ये √2 से √2 करेंगे मतलब आया कितना 10। इसी प्रकार से अवलंब प्रक्रिया निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 10 मीटर का ऊपर कार्य करता है, 10 मीटर। अब निकाल लेते हैं अवलंब प्रक्रिया। अवलंब प्रक्रिया कितना होगा, इसके लिए ध्यान से देखो तो ये ऊपर की तरफ 2 बार कार्य करने लगे, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, और एक अवलंब प्रक्रिया, जो ये दोनों बैलेंस करेगा किसको, ये 4G को बैलेंस करेगा। तो इसके लिए निकाल लेते हैं, तो R प्लस ये कितना है 10 बराबर हो जाएगा ये mg 4 गुणे जी का मान ले लो 10
जी बराबर 10, इसी के साथ उसी लेगा आर बराबर 40 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। ठीक है, आर का मान आ गया, अभिन्न प्रक्रिया का मान आ गया 30। हाँ एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या होगा, न्यू की का मान है 0.3, यहाँ पे गति खत्म हुआ है ना, तो यहाँ कर लीजिए। अगला आपका क्या खत्म बल, तो एफ के बराबर न्यू के, या न्यू के कितना है 0.3, आर का मान कितना है आ गया 30, 3 3 का 9 न्यूटन आया। इधर कितना रहा है, इधर 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर कितना लगा 9 न्यूटन, तो घर्षण बल लगा 9 न्यूटन। क्या काम चलेगा जी, हाँ तो यहाँ पे एक बात तो निकलेगा, तीसरा वाला है, पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला तुरंत कार्य करेगा। तुरंत कितना होगा 10 माइनस 9 बराबर यम कितना है 4 पे 1, ये क्या है पूरा निकाल लो। इसलिए ये हो जाएगा 1 बराबर 4 या ए बराबर 1/4, इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 0.25 m/s स्क्वायर। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो करना होगा कोई करने का। चलिए आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या एक कोई पार्ट केस ले लेते हैं पेन। ठीक, पिंड है तो एक सरफेस भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने 4 किलोग्राम का पिंड है और इस पर के बाद जो बल लग रहा है वो कुछ इधर से लग रहा है। उसके बाद बल लगा 20√2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और 36 से जो कोण है वो 45 है। अब क्या कर रहा है, ये गति का गुरुत्वाकर्षण जो है यहाँ पे 10 इसलिए देखो एक भार का कार्य करेगा एम जी नीचे की तरफ, ठीक है, आगे प्रक्रिया ऊपर की तरफ। चौका के क्या करते हैं ध्यान कीजिए, पहला क्या क्या पहला अभिलंब प्रक्रिया, दूसरा घर्षण बल, तीसरा अगर कण गति अवस्था में आता है तो उसका 4 किलोग्राम के पिंड का, ठीक है। इसको करके देखो, 1 मिनट टाइम तो करके हुआ है, करके देखो खोलने की कोशिश करो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। क्या करते हैं इसको, ये देते हैं, ये हो गया बल के मारे क्या बात निकल के आ गई 20√2, ठीक है, हो गया। अब बातें निकल के आती हैं, ये जो है 36 से बना रहा है कोण 30 अंश, ठीक है। इसका 2 घटक, एक आपका निकलेगा 36 घटक, एक निकलेगा 2 घटक, ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। अगर डाल जाए तो ये आधा ये ठीक है, तो आधा का टिकाण ये हो जाएगा आपका cos थीटा, तो 20√2 cos 20 नहीं 45 है, 45, ठीक है। 45 का मान कितना होता है, 1/2 में तो 1/2 में तो 1/2 में कट गया, आपका 20 से नहीं दिया जाएगा 20, तो 1 20 कार्य करेगा 20 हम यहाँ कर लेते हैं कि आगे प्रक्रिया आ बराबर क्या हो जाएगा, आपके लिए बात है ऊपर की तरफ केवल आधी कार्य कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ केवल एम जी के साथ साथ 20 न्यूटन का एक और कार्य कर रहा है, तो आर बराबर होगा आपकी बात कितना एम जी प्लस 20, एम जी में देखो 20, एम कितना है 4 है और जी जो है वो 10, तो आर बराबर हो जाएगा 10 चौक 40 और 20 ये हो गया आपका 60 न्यूटन, ठीक है। देखो क्या एम जी का मान कितना है, एम का मान 4 और जी का मान 10, ठीक है। और ये जो घटक आ रहा है क्षैतिज घटक उधर वो आपका नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए एम जी का जो जाएगा तो 20 न्यूटन, ये आपका जो है तो यार वहाँ का 60 न्यूटन, ठीक है। घर्षण बल निकालो दूसरा, या फिर के बराबर म्यू के आर, म्यू कितना है 0.3, आर का मान कितना आया भाई 60 न्यूटन कर लो, 6 18, या फिर के बराबर 18 न्यूटन, बल निकल के आ गया। घर्षण बल देखो, घर्षण बल का मान कितना हो गया 18 न्यूटन, और इधर जो बल कार्य कर रहा है क्षैतिज वो 20 न्यूटन, ठीक है। तो क्या करेगा जी हाँ बिल्कुल करेगा, कितने वाला ज़्यादा है और घर्षण बल जो कार्य कर रहा है वो कम कार्य कर रहा है, निकाल लेते हैं। निकल के आएगा भाई तीसरा पॉइंट निकल के आएगा, इसको कर देते हैं। तो यहाँ से बल का मान निकलेगा 20 माइनस 18 बराबर हो जाएगा यम इंटू के, ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, ठीक है। यम का मान 4 दिया हुआ है, निकालो 20 में से 18 गया 2 बराबर 4 गुणे ए का मान कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये बातें आ जाती हैं। ये तो हो गई गति घर्षण बल के संबंधित क्वेश्चन। घर्षण बल पर क्वेश्चन हो जाए, एस्थेटिक घर्षण बल, परिभाषा बताते वक्त तुमने बताया था कि स्थैतिक घर्षण बल की बात जो होती है वो परिवर्तनशील है, वो निश्चित नहीं होती है, वो डिपेंड करेगी कितना बल लग रहा है। तो हम इस केस में स्थैतिक घर्षण बल ना निकाल करके निकालते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल क्या होता है भाई, अधिकतम बल,
कि मतलब स्थिर रहने के लिए जो अधिकतम बल लग सकता है घर्षण बल, उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल की गणना करते हैं और उसी हिसाब से हम सेट हो जाता है, या कहते हैं दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल जो है वो नियत नहीं रहता, बदलता रहता है, और वो बदलता रहेगा जितना हम बल आरोपित कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, क्या फार्मूला क्या आया था? स्थैतिक घर्षण बल Fs बराबर म्यू एस आर। ठीक है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? पहला घर्षण बल, दूसरा यदि कण गति अवस्था में है तो उसके लिए आपका त्वरण भी ज्ञात कीजिए कि कितना त्वरण होगा। मान लेते हैं आपको एक पिंड है, पिंड का द्रव्यमान जो है 4 किलोग्राम का पिंड है, इसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने बल लगाया कितना? 6 न्यूटन का मान। ठीक है, और इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी रखा गया है म्यू, क्योंकि स्थिति का म्यू एस ये बराबर है आपका 0.2 3। ठीक, इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? तो इस कंडीशन को ध्यान से देखा जाए तो एक भाई इसका भार जो है वो mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, m कितना है 4, तो 4 की, और इसी के रूप में एक प्रतिक्रिया बल जो है वो ऊपर की तरफ कार्य करेगी r। r जो है वो बराबर होता है mg के। ठीक, म्यू एस दिया हुआ है, Fs का मान निकाल लेते हैं। घर्षण बल कितना कार्य करेगा? ये अभी Fs कार्य करेगा, लेकिन कितना कार्य करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो निकाल लेते हैं घर्षण बल, लेकिन याद रखो Fs जो निकलेगा वो सीमांत Fs, ये म्यू एस इंटू आर, म्यू एस कितना है 0.3, r जो है वो होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, म्यू एस आर, आर जो है वो mg। अब करते हैं 0.3, आर जो है वो कितना होगा? mg के बराबर होगा, तो 4 गुणे g का मान 10 कर लो। ठीक है, सब तो 10 से 3 करके 4 किया 12, Fs आया 12 न्यूटन। देखो हम बल लगा रहे हैं 6 न्यूटन का। ठीक, और जो घर्षण बल आया इनके बीच, सीमांत घर्षण बल की बात कर रहे हैं, यही निकलेगा। ठीक है, जो ये बल निकल के आया घर्षण बल, इनके बीच ये 4 किलोग्राम का पिंड रखा गया है और घर्षण गुणांक जो है वो इतना है, तो इनके बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा वो 12 न्यूटन का कार्य करेगा, मतलब इधर 12 कार्य करने लगे। समझ आया घर्षण बल इधर। अब क्या ऐसा हो सकता है? कैसे देखना, क्या भाई 6 न्यूटन का बल लगा करके हम खींचना चाह रहे थे, लेकिन पीछे की तरफ कितना लग गया? 12 न्यूटन। अब क्या होगा? मतलब इसको ऐसे समझो कि एक बाड़ी रखी हुई थी, रस्सी कसी की खेल से, एक लोग खींचे 6 न्यूटन से, एक लोग खींचे 12 न्यूटन से, तो क्या होगा? एक तरफ चली जाएगी। वही कंडीशन अगर 12 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है तो क्या हो जाना चाहिए? पीछे चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है कभी नहीं? अरे भाई बाटी को रख करके खींच रहे हैं, कहीं कोई पिन रखा हुआ उसको खींच रहे हैं आप, और वो पीछे भागने लगे, ऐसा संभव तो नहीं होता है। वो या तो स्थिर रहेगी या तो आपके खींचने पर आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ कंडीशन बनता है, इसी को कहते हैं Fs का मान जो है वो परिवर्तनशील होता है। अधिकतम जो बल कार्य कर सकता है सीमांत घर्षण बल वो है 12 न्यूटन, लेकिन जितना बल हम लगा रहे हैं उस पर कंडीशन डिपेंड करता है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इससे ज्यादा होता तो पिंड चलने लगता, तो परिवर्तनशील हो जाता, तो अलग बात आ जाती। लेकिन अभी मान कम है, ये ज्यादा है, तो इस कंडीशन में अगर हम चर्चा करें, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये जो आपका है लगाया गया बल वो कम है, इस पे कार्यरत घर्षण बल के सापेक्ष, तो इसको हम क्या कह देते हैं? अतः स्थैतिक घर्षण बल जो इस क्रिया के दौरान स्थैतिक घर्षण बल होगा वो कितना होगा? तो वो एप्लीकेबल या कार्यरत बल के जो हम बल लगा रहे हैं, जितना बल लगाएंगे प्रतिक्रिया के बाद जितना हम बल लगाएंगे उतना वो भी बल लगाएंगे। तो हम 6 न्यूटन का लगा रहे हैं तो वही बराबर हो जाएगा घर्षण बल के। तो यहाँ पे जो कार्य करेगा वो 6 न्यूटन का, 12 न्यूटन का नहीं, आपका घर्षण बल कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। ठीक, 12 न्यूटन मतलब कितना? ये अधिकतम आया सीमांत घर्षण बल। अब आपको क्या करना भाई? देखो पिंड चली, इधर 6 इधर 6, इधर 12 था, इधर 6 था, चलेगी ही नहीं भाई, चला ही नहीं। जब चला ही नहीं तो त्वरण क्या करना है? नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोई पिंड है रखा हुआ है, 2 किलोग्राम का पिंड है और इस पर बल कार्य कर रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, और इसके लिए दोनों बातें देता है। देखो ये जो म्यू की और म्यू एस है, इसके बारे में ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जो दिया हुआ है उसी पे सॉल्व करो। कहीं कहीं पर घर्षण गुणांक करके दे देता है, तो सघन गुणांक मान करके सॉल्व करो। देखो फॉर्मूले सबके लिए सेम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, स्थैतिक के लिए होगा तो अधिकतम निकाल लो, उसके बाद फिर मान निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो बल आरोपित हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं क्या? mg का मान लेते क्या होगा? ये हो जाएगा 2g, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, और दिया होगा क्या भाई? म्यू एस दिया हुआ है इसके लिए 0.6 और म्यू की जो है 0.4, दोनों दिया हुआ है 0.6 और 0.4। ठीक, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए पहला घर्षण बल, दूसरा घर्षण बल हो गया, दूसरा अगर गति त्वरण में है, त्वरित है तो त्वरण बल ज्ञात करिए।
तो पहला काम यही है कि क्या सीमांत घर्षण बल निकालिए। सीमांत घर्षण बल तो क्या कहते हैं, ये आप एस बराबर म्यू एस आर निकाल दो भाई। म्यू एस का मान 0.6, आर बराबर एम जी, आर भी एम का मान 2, जी का मान 10, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 10 का बराबर 10, 6 12 न्यूटन। स्थैतिक घर्षण बल जो इस कॉन्टैक्ट में, इस संपर्क में कार्य करेगा वो इस तरफ और कितना 6 न्यूटन। ये हो गया सीमांत घर्षण बल। जैसे ही इससे, जैसे 12 न्यूटन 20 न्यूटन लगा है ना, जैसे ही 6 न्यूटन, सॉरी 12 न्यूटन आया है, गलती नहीं है, राइट सही है, 12 न्यूटन का आएगा, ठीक है। तो क्या जैसे ही यहाँ पे 12 न्यूटन लगेगा तैसे ही कुछ तो मतलब शुरू रहेगा, लेकिन 12 न्यूटन से जैसे ही ज्यादा लगेगा इस प्रकार का बल, तैसे ये पिंड जो है वो धीरे से चलना शुरू कर देगी, चलने लगेगी, गति अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं 12 न्यूटन के बाद ये चलेगी, क्योंकि 20 न्यूटन तक का बल लगा रहे हैं तो कण जो है वो चलना भी शुरू कर देगा। तो हमको त्वरण भी मिलेगा, त्वरण निकालो, त्वरण कितना लगेगा, बल का डिफरेंस निकालो, 20 माइनस 12 बराबर एम इंटू ए, एम कितना है एम इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 8 बराबर एम कितना है 2 और ए का मान निकालो, ये आ गया 8/2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इसका उत्तर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। इसे क्वेश्चन पे जाइए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, पिंड के द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं, 4 kg कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे मान लेते हैं कोई कण है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और उस पर भी 20 न्यूटन का ही बल लग रहा है। नीचे कार्य करेगा भार एम जी 4 जी, और ऊपर प्रतिक्रिया बल जो है वो आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा। म्यू एस म्यू की जो है वो सेम है, मान लो देखते हैं। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट घर्षण बल, दूसरा तो देखिए मुझे थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सॉल्व कर देखो, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से देखो, तो घर्षण बल दिया हुआ है और त्वरण ज्ञात करना है, घर्षण बल क्या करना है और त्वरण ज्ञात करना है, एक बार फिर से याद करना क्या भाई, इसको ये निकालो क्या सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल जैसे निकलेगा तैसे ये 20 न्यूटन जो लग रहा है बल वो स्पष्ट कर देगा कि पिंड चलेगा या नहीं चलेगा, और ये चलेगा तो त्वरण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सीमांत घर्षण बल के लिए कंडीशन अब लिख करते हैं, घर्षण बल निकालो। तो यहाँ से क्या एफ एस बराबर म्यू एस आर, म्यू एस की वैल्यू कितनी है, ये 6 एम जी, एम कितना है 4, जी कितना 10, सॉल्व करो। तो जगह 6 6 चौके 24 न्यूटन, कोई दिक्कत, अरे भाई 10 6 6 24 इधर कार्य किया 24 न्यूटन, इधर कितना कार्य किया 20, चलेगी नहीं तो कोई अपनी जरूरत नहीं है, और खत्म, कोई दिक्कत पैसा नहीं, चल अरे भाई तो सब कुछ है। एक टाइप का क्वेश्चन नहीं जाता, इसको देखिए, ये रहा सरफेस और यहाँ पे एक पिंड रखा गया है, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम, इस पर लगा देते हैं बल 80 न्यूटन, ठीक है। और संपर्क के बीच में जो घर्षण गुणांक है म्यू एस वो है आपका 0.3, ठीक है। तो क्या कीजिए, पहला प्रतिक्रिया बल, दूसरा पहला प्रतिक्रिया बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा अगर भैगत अवस्था में है तो प्रतिक्रिया बल क्या करना है, जैसे कि 1 किलोग्राम का ये भाई एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। अब ये देखो ये 80 न्यूटन का बल इधर लगेगा, तो इसके से प्रतिक्रिया बल इधर लग जाएगी, ठीक है। कहा जाता है कि जितनी की बल बनाएंगे उतना ही इसके पे आ जाएगा, ठीक है। और कण जो है इस 1 किलोग्राम की वजह से नीचे की तरफ खिसकना चाहेगा, लेकिन ये प्रक्रिया बल जो है वो रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, इसके बारे में बातें हो जाती है, ठीक है। तो कहा जाता है 80 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया के हो जाएगा, तो ये आर बराबर हो जाएगा 80 न्यूटन, आर बराबर 80 न्यूटन कंफर्म हो गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं घर्षण बल, या म्यू एस का वैल्यू 0.3 और ये 80 8 3 24 न्यूटन। घर्षण बल जो है वो 24 न्यूटन हो गया, इधर की तरफ कार्य करेगा 24 न्यूटन, इधर कितना कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ देखा जाए तो 1 जी। पिंड की गति के लिए उपयोगी बल, जो पिंड को गति अवस्था में लाएगा, नीचे की तरफ लाएगा तो चलाएगा 1 जी, 1 × 10 सेकंड में 10 न्यूटन, नीचे लग रहा 10 न्यूटन, ऊपर लग रहा 24 न्यूटन, पिंड चलेगी नहीं चलेगी, तो यहाँ पर स्थिर हो गया, मतलब घर्षण बल ये घर्षण बल कौन सा हो जाएगा, इसके लिए एडजस्ट करो, यहाँ से देख लेना, ये नहीं होगा, जितना लगेगा उतना ही ऊपर की तरफ कार्य करेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल जो कार्य करेगा वो बदला होगा, घर्षण बल वो हो जाएगा आपका कितना, ये मतलब जितना नीचे की तरफ लगेगा उतना ही ऊपर रुकने के लिए ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा लगेगा तो और ज़्यादा लगता हुआ चला जाएगा, लेकिन जब 24 से ज़्यादा होगा तभी पिंड करना शुरू करेंगे, तो चलेगी नहीं, और जो चल नहीं रही है ठीक है, नहीं है, ठीक।
इससे संबंधित बातें खत्म हो गई हैं। आनत प्रदर्शन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछ लेता है, लेते हैं आनत तल पर घर्षण, फ्रैक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रैक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ प्लेन। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन है जो कि थीटा कोण पे झुका हुआ है, कोई एक आनत तल है, कोई एक आनत तल है जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है। इस पर कोई एक पिन रखा हुआ है जो कि यम द्रव्यमान का है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका भार यम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करेगा। एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। मान लेते हैं ये जो कोण बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, थीटा। तो इसके एम जी के दो घटक होंगे, एक होगा आपका एम जी कॉस थीटा और ये होगा एम जी साइन थीटा। इस पर एक प्रक्रिया बल आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा। फिर से देख लो, माना कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई एक झुका हुआ आनत तल है जो कि थीटा कोण पे झुका हुआ है। इस पर कोई एक पिंड यम द्रव्यमान का रखा गया है, तो जिसका भार एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। और एम जी के दो घटक कौन कौन से, एम जी साइन थीटा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक एम जी cos थीटा क्षैतिज घटक और एम जी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक आपके मिलेंगे, या तल के समांतर घटक एम जी साइन थीटा, तल के लंबवत घटक एम जी cos थीटा। ठीक है, तो ये कार्य करेगा। मान लो कि पिंड जो है वो स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो कौन सा घर्षण बल कार्य करेगा, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल के लिए क्या करेंगे भाई, कंडीशन फिर से एक बार हो सकती है। माना कि कोई आनत तल है जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है, उस पर कोई एक यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है। यम द्रव्यमान के कारण उसका भार एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। एम जी के दो घटक, एक तल के समांतर एम जी साइन थीटा जो कि कण को गति अवस्था में लाना चाहेगा, और एक एम जी cos थीटा जो अभिलंब प्रक्रिया को संतुलित करेगा। ठीक है, और एफ एस के बराबर, एफ एस तो बराबर। ठीक है, और कण जो है, मान लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, कण संतुलन की अवस्था में है। कण जो है वो संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में है तो क्या होगा भाई, जो स्थिर अवस्था होगी, स्थिर अवस्था में तो क्या होगा, ये एफ एस जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, आर जो है वो एम जी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये स्थिर बना रहेगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इधर चलना शुरू हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा तो स्थिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपस में अगर मतलब क्या कहते हैं डिफरेंस होगा, इनका अंतर डिफरेंस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या मतलब क्या था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कब होंगे, जब ये स्थिर अवस्था में होंगे, असंतुलित अवस्था में होंगे। तो क्या कहते हैं, पहला कंडीशन एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0, या इसको लिखते हैं एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखते हैं, दूसरे कंडीशन के लिए, प्रक्रिया बल के लिए, तो आर माइनस एम जी cos थीटा बराबर 0, या आर बराबर एम जी cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या करते हैं, समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं। लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एम जी cos थीटा बटे एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एस बटे आर। ये एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, हो गया भाई, 1 में 2 से दिया जा रहा है ना, ये साइन होगा और ये cos होगा, एक बार साइन होगा, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा। ये साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर आ गया आपका एफ बटे आर, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर हो गया एफ बटे आर। ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ एस बराबर, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर, ये हो जाएगा म्यू एस आर, और ये आर से कैंसिल हो जाएगा। ये देखो म्यू एस जो लिखा जा रहा है वो स्थैतिक घर्षण के लिए यहाँ पे हम यूज कर देते हैं क्या, थीटा एस। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाता है tan थीटा एस बराबर म्यू एस, ये डेरिवेशन हो जाता है। कोई कण यदि आनत तल पर खस रहा है, आनत तल पर चल रहा है, तो उसके बीच का जो कोण होगा, जो आनत तल का कोण होगा, वो उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगा। ठीक, ये अपन फिर से क्या मान लिया गया कि कोई एक आनत तल है जिसका थीटा कोण पर झुका हुआ है, और उस पर कोई एक कण किसी बिंदु पर यम द्रव्यमान का रखा हुआ है। यम द्रव्यमान के कण के कारण मान्य द्रव्यमान का इसका भार नीचे एम जी की तरफ कार्य करेगा, एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। एम जी के दो घटक एम जी साइन थीटा और एम जी cos थीटा, एम जी साइन थीटा तल के समांतर तथा एम जी cos थीटा तल के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, एम जी साइन थीटा की वजह से पिंड जो है वो गति अवस्था में आना चाहेगी, और जिसकी वजह से एक घर्षण बल कार्य करेगा, विपरीत हमें यह और एम जी साइन थीटा, एम जी cos थीटा इस पिंड को स्थिर अवस्था में रखना चाहता है, नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, इसके लिए एक प्रक्रिया बल कार्य करेगा। यदि कण संतुलित अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो क्या होगा, जो घर्षण बल होगा वो बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, और जो प्रक्रिया बल है वो बराबर हो जाएगा एम जी cos थीटा के। तो इसको लगाया, दोनों का अंतर 0, दोनों का अंतर 0 बराबर कर दिया, डिवाइड किया। ठीक है,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन कर लेते हैं कोई एक आनंद है जो कि 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। इस पर कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और इसके लिए घर्षण गुणांक जो म्यू एस है वो 0.7 है। तो कह रहा है कि घर्षण बल की बात कीजिए, घर्षण बल जानते हैं कितना घर्षण बल इनके बीच कार्य करेगा। तो इसकी हालत है देख लो क्या हो जाएगा, 2g नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये क्या हो जाएगा 2g cos थीटा, थीटा होगा थीटा नहीं तो 30 होगा तो 30, और एक ये कार्य करेगा 2g sin थीटा, ये प्रक्रिया r, और ये जो है वो ठीक है। तो सबसे पहला काम इस कंडीशन के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो अस्थैतिक घर्षण बल निकालिए, अस्थैतिक घर्षण बल निकालिए। उसके बाद जो गति अवस्था में आ रहा है उसको कंडीशन से एप्लीकेबल करके देखिए कि क्या भाई कण जो है वो जो गति अवस्था में लाना चाह रहा है जो बल उसका मान ज्यादा है अस्थैतिक घर्षण गुणांक के सीमांत घर्षण बल से। यदि ज्यादा है तो कण गति अवस्था में आएगी तो आप आपका गति गुणांक निकालिए और गति घर्षण बल निकालिए। ठीक है, अगर नहीं करना है तो सबसे पहला काम यही करेंगे क्या, अस्थैतिक घर्षण बल निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं इस कंडीशन में अस्थैतिक घर्षण बल, लिखेंगे सीमांत घर्षण बल है भाई, तो यहाँ से लिखेंगे एफ एस बराबर म्यू एस आर, ये होता है किसके बराबर है एम जी के। निकालो म्यू एस कितना है 7 और एम जी क्या है, याद क्या करना है पहला इस क्वेश्चन के लिए घर्षण बल, दूसरा क्या है त्वरण, यदि गति अवस्था में आता है तो त्वरण 7 एम जी, एम का मान कितना है तो जी का मान 10, ये कट गया 7 दूनी 14 बराबर 14 न्यूटन। ठीक है, अब जिसकी जो बल लग रहा है गति अवस्था में लाने के लिए, गति अवस्था में लाने के लिए उपयोगी बल कौन सा होगा, ये हो जाएगा 2g sin 30, 2 × 10 sin 30 का माने बटे 2 से 2 बन गया 10 न्यूटन। मतलब जिसकी वजह से कण नीचे आना चाहेगा वो है 10 न्यूटन और घर्षण बल कार्य कर रहा है 14 न्यूटन। तो क्या कण चलेगा, नहीं चलेगा। अतः कण गतिशील नहीं होगा, अतः कण गतिशील नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा घर्षण बल कार्यरत घर्षण बल एस बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जितना बल कार्य कर रहा है तो 10। ठीक, ये रहता क्वेश्चन। अगर भाई गति अवस्था में होता तो त्वरण निकालना पड़ता, तो गति अवस्था में हुआ ही नहीं तो त्वरण निकलेगा क्या खत्म। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग चैप्टर की तैयारी के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन आता है जो ये क्वेश्चन है। एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 40 मीटर की दूरी तय करता है, विराम अवस्था में आ जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है कि कोई कण है जिसका प्रारंभिक वेग u बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कोई कण भूखंड में जाएगा, कोई कण 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, कोई गतिशील कण है जो चल रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है कि कुछ समय पश्चात 50 मीटर की दूरी चल करके, यस दूरी दिया हुआ है कितना 50 मीटर की दूरी चलने के बाद रुक जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है 50 मीटर की दूरी चलने के बाद तय करने के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, घर्षण गुणांक गति अवस्था है u की। ठीक है, तो घर्षण गुणांक ज्ञात करना है इसके लिए, तो घर्षण गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, घर्षण गुणांक त्वरण ज्ञात करने पहले। त्वरण ज्ञात करने के लिए समीकरण लगाओ, कौन सा पहला दूसरा तीसरा। देखो एक कंडीशन दे रहा क्या, प्रारंभिक वेग दिया हुआ, अंतिम वेग 0 होगा, बराबर 0 यस यस बराबर गति की समीकरण से, गति के समीकरण से क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यस v स्क्वायर 0 u स्क्वायर प्लस 2a क्या करना है, यस जो है वो है 50। कितना जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका -100 बटे 50 दूनी 100, 10 का वर्ग 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 नीचे 100 से 100 कर गया 1, ये बराबर -1 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 मीटर माइनस है, मतलब फिर क्या कर रहा है भाई, इतने त्वरण से घट रहा है, गिर रहा है और धीरे धीरे जाकर फिर रुक जाएगी, नहीं माइनस आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। क्या गया अब एक न्यूटन का गति नियम क्या कहता है भाई, एफ एस बराबर m × a। ठीक है, और आपका समीकरण नंबर 1 गति घर्षण बल, अस्थैतिक घर्षण बल क्या कहता है, म्यू एस आर बराबर एम जी। समीकरण 2 की तुलना कर लो, म्यू एस
एम जी बराबर एम इंटू ए, एम से एम मर गया, ये आएगा क्या म्यू एस जी बराबर ए। ठीक है, घर्षण गुणांक निकालना है तो म्यू एस बराबर ए बाई जी। ए का मान कितना आया, एक जी का मान कितना है 10, तो 0.1। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और भी बहुत सारे ज्ञात करने रहते हैं, जैसे भाई समय ज्ञात करना, बताओ कितने समय बाद रुकेगी। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण यूज कर लो। ठीक, ठीक बराबर क्वेश्चन का कितने समय बाद रुकेगी ज्ञात करना, तो दूसरा समीकरण निकालो कौन सा हो, पहला v बराबर u प्लस 80, v का मान, यू का मान 10, ए का मान कितना दिया होगा अभी निकाला है हमें, और टी का मान ज्ञात करना है, माइनस ए घट रहा है। ठीक है, अब करो, टी बराबर हो गया 10 सेकेंड।